ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज ऐसा सुखद संयोग है कि सैटरडे है। प्राय मैं सैटरडे को आपसे मिलता हूँ, रूबरू नहीं, बस ऑनलाइन। और आज सैटरडे कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है। आज मेरा लेक्चर का थीम वही है, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन। और इस सैटरडे का जो मेरा लेक्चर है उसका हेडिंग है भारतीय संविधान एक अनूठा प्रयोग। मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजंस बताकर या उसके अनुच्छेदों की चर्चा करके मैं आपको बोर करने नहीं आया हूं। मैं आपका ध्यान उन पहलू पर इंगित करना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने के बाद भी स्टूडेंट्स के महकमों में और नॉर्मली इंटेलेक्चुअल महकमे में भी केवल कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग पर चर्चा होती रहती है। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अभी 26 नवंबर कोई नई चीज नहीं है। 1949 में ही यह डे हाईलाइटेड हुआ जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था। लेकिन उसको इन्फोर्स होना था 26 जनवरी से, आपको पता है 1950 में। उस दिन जब एडॉप्ट किया था और जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वह सबमिट किया था, उसमें बड़ा ही हिस्टोरिकल एक स्पीच दिया था उन्होंने। मैं उसकी भी चर्चा करूंगा और सबसे बढ़कर मैं इस बात की भी चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा कि आखिर इस लेक्चर का प्रयोजन क्या है, या ये दिन, आज जो दिवस मनाया जाता है, उसका क्या प्रयोजन है। देखिए, इसका उद्देश्य है लोगों में संवैधानिक साक्षरता पैदा करना, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी। मुझे आश्चर्य है, मैंने स्वयं इस बात को महसूस किया है, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। ये कहावत है कि पोथी पढ़ी पर जगमुआ पंडित भया न कोई। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस तो पढ़ते रहते हैं, परंतु उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की साक्षरता नहीं आ पाती है प्राय। तो अगर इस दिन को हम लोग याद करें तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, स्टूडेंट्स महकमों में काफ़ी उपयोगी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के मर्म को समझ सकें कि हमारे लिए केवल रूल बुक नहीं है, यह हमारे लिए टेक्स्ट बुक है जो प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन जानना चाहिए। मैं शिक्षित व्यक्ति शब्द पर इसलिए बल दे रहा हूं कि जिनको शिक्षा तक पहुंच नहीं है तो उनके लिए इस प्रोविजंस को जानना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो शिक्षित हैं उनके लिए तो आसान होगा, उसे कंपल्सरीली जानना चाहिए। वैसे तो बेहतर यही हो कि प्रत्येक इंडियन सिटीजन इस कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में जाने। अब मुद्दा है कहां से शुरू करूं। तो सबसे पहले मैं आपको इस बात की तरफ ध्यान इंगित करना चाहूंगा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो जैसा कि हमने टाइटल दिया है कि ये भारतीय संविधान एक अनूठा प्रयोग, अ यूनिक एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड। क्योंकि इससे पहले इस तरह की तृतीय विश्व के इतने कॉम्प्रिहेंसिव संविधान का कोई प्रावधान नहीं था। अगर हम संविधानवाद के इतिहास पर नजर डालें, क्योंकि आपको हिस्ट्री उसमें काफी सहायता करेगा, तो ये कहानी शुरू हो जाती है ब्रिटिश एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको दुनिया की सबसे मैच्योर तो कहना मुश्किल है, तो बहुत सब्जेक्टिव वर्ड है, लेकिन सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के रूप में देखा जाता है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व करके बढ़ रहा था और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा प्रॉपर फिलाडेल्फिया में 1789 में अपनाया गया। फिर वहां से दुनिया में आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई। दुनिया के अधिकांश कॉन्स्टिट्यूशन 200 से अधिक रिटन ही थे उस समय। आगे तो धीरे धीरे रिटन, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रह गए जो अनरिटन भी थे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स या एंडेवर्स को देखें तो लगभग 1789 में फिलाडेल्फिया से लेकर आज तक 2005 तक 806 कॉन्स्टिट्यूशंस बने टोटल, और इसका बहुत बड़ा प्रयोग दुनिया में हुआ। लेकिन जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय थर्ड वर्ल्ड, ऐसा नहीं था कि थर्ड वर्ल्ड में नहीं था, बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने भी रिपब्लिक की दिशा में प्रयास पहले कर चुके थे। वेस्ट एशिया में आप देखेंगे कि मिस्र में जगलुल पाशा के अंतर्गत एक सरकार गठित हो चुकी थी।
इधर चाइना ने, इससे पहले डॉक्टर सन्यास से वहाँ नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था 1912 में। तो फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट की सफलता के बाद अगर आप चाइना का इतिहास देखेंगे तो चीनी गणतंत्र की स्थापना हुई थी, जिसको आगे पहले डॉक्टर सन्यासीन और आगे चियांग काई शेक ने लीड किया था। इस दिशा में प्रयत्न तो हुए थे, और जिसमें हमारे संविधान बन रहे थे उसमें मलाया में भी, श्रीलंका में भी, इंडोनेशिया में भी संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। लेकिन हमारा संविधान फिर भी विशेष है। वजह क्या है कि हमने दुनिया का इतना पॉपुलस कंट्रीज, 60% से अधिक लोग जहां गरीबी रेखा से नीचे हो, मात्र 16%, 16% लोग साक्षर हों, जिसमें जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 32 वर्ष हो, और जहां सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन और कल्चरल डाइवर्सिटीज यानी आर्थिक सामाजिक विभाजन और सांस्कृतिक विविधता अपनी पराकाष्ठा पर हो, वैसा एक देश जब यूनिवर्सल एडल्ट सफरीज अपनाने चला, सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार को अपनाने चला, तो पूरी दुनिया में, खासकर पश्चिमी विश्व में हड़कंप मच गई। हम अगर आप देखेंगे तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 शब्द का प्रयोग प्रायः करते हैं, उस पर तो हम बाद में आएंगे। खैर, 3 ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इमोशंस जुड़ा हुआ था, जो पिछले 100 वर्षों के नेशनल मूवमेंट का परिणाम था। एक भावना जुड़ी हुई थी कि दुनिया में हम आज़ाद नागरिक की तरह जिएं और स्वाभिमान के साथ अपने राष्ट्र का संचालन करें। उसके पीछे एक ड्रीम था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी कहा था, जिसको उन्होंने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, अपने भाग्य के साथ साक्षात्कार करो। उस साक्षात्कार करने का माध्यम यही कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता था। और जो तीसरी चीज है वो है एंग्जाइटी। 2 बड़ी एंग्जाइटी थी। एक एंग्जाइटी तो हमसे ज़्यादा वेस्टर्न स्कॉलर्स और वेस्टर्न डिप्लोमेट्स को थी, और एक एंग्जाइटी हमारे यहाँ के जो कॉन्शियस सिटीजन थे उनकी थी। इन दोनों का जो कंसर्न है, पहला कंसर्न की बात कहूँ तो पहला कंसर्न यह था कि आखिरकार इतना बड़ा देश जो इतना पॉपुलस है, जहाँ की गरीबी इतनी अधिक है, निरक्षरता है, इतनी अधिक सामाजिक सांस्कृतिक विभाजन है, और उस समय तक माना जाता था कि वे प्रजातंत्र तो पश्चिमी देशों की बपौती है, क्योंकि वे आर्थिक सामाजिक विकास के उस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि वो भले ही प्रजातंत्र को अपना सकते हैं, परंतु भारत जैसे निर्धन और अनप्रिपेयर्ड, मतलब बिल्कुल ही एक नौसिखुआ देश प्रजातंत्र की दिशा में प्रयत्न कर रहा है। क्या इसको एक साहसी कदम ना माना जाए? मैं आपको बताऊंगा वो वाकया, कि बड़ी दिलचस्प वाकया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली ने 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से बातचीत की। तो बातचीत उन्होंने कॉमनवेल्थ के सिलसिले में की। आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश ने एक कॉमनवेल्थ बनाया था, और फिर उस कॉमनवेल्थ में यह बात तय हुई थी कि भाई इंडिया को भी एक मेंबर होना चाहिए। तो बेसिकली एटली ने तो कांटेक्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू से कॉमनवेल्थ के लिए, वो लॉबिंग कर रहा था, लेकिन उसी में उसने बड़ा ईमानदार सजेशन, अपने मुताबिक ईमानदार लेकिन हमारे विचार से गलत, एक परामर्श उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया कि आप अगर मेरी राय मानिए तो आप राजतंत्र की तरफ सोचिए, प्रजातंत्र की तरफ मत सोचिए, क्योंकि जो एशियन कंट्रीज है वहां प्रजातंत्र सूट नहीं करेगा। आखिर रिपब्लिकनिज्म आपके यहाँ एक इम्पोर्टेड आइडियाज होगा। अब देखिए ना, एशिया में 1-2 प्रयोग भी हुए, उनका इशारा मिस्र की तरफ था या चीन की तरफ था, क्योंकि चीन में भी तो आप देखते ही हो कि प्रजातंत्र वहाँ सफल नहीं रहा, में फोर्स मूवमेंट हुआ, फिर जैसे तैसे चियांग काई शेक की सरकार थी, वो बड़ा अनपॉपुलर गवर्नमेंट हो गई और कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ प्रगति करने लगी। तो वहाँ भी जो गणतंत्र है उसका एक्सपेरिमेंट विफल रहा था। इसी आधार पर क्लीमेंट एटली ने इनका ध्यान इंगित किया कि बेहतर होता कि आप अगर एक प्रबुद्ध राज्यतंत्र ही बना लेते, इनलाइटेड मोनार्की, वो आपके लिए शूट करता। खैर, नेहरू ने सुना, लेकिन नेहरू से प्रभावित नहीं हुए। तो ये पहला कंसर्न था। अच्छा, और एक कंसर्न की 2 और वजह थी। एक वजह थी कि एशिया का भी उदाहरण था, फिर ऐसा माना जाता था कि पश्चिमी देशों का इंपोर्ट है, और दूसरी चीज जो इसमें थी वो यह थी कि जहां तक प्रजातंत्र का सवाल है, तो
हम यह कह सकते हैं कि पश्चिमी देश जो जिनको आप प्रजातांत्रिक मानते हैं और जहां से हमें प्रेरणा मिल सकती थी, वह देश भी अचानक से प्रजातंत्र नहीं लाया था। उन्होंने डेमोक्रेसी को फेज आउट किया था, धीरे धीरे क्रमिक रूप में। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई और फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार 1944 में मिला, मतलब कि सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार 1944 तक अपनाया, मतलब हमारे द्वारा अपनाए गए से मात्र 6 वर्ष पहले। ब्रिटेन में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, वहां महिलाओं को मताधिकार 1928 में मिला। अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 में शुरू होकर 1789 में फिलाडेल्फिया में उसका संविधान बना और 19वें संविधान संशोधन के द्वारा 1920 में महिलाओं को मताधिकार मिला। और स्विट्जरलैंड की और की तो बात छोड़ दीजिए, वो हमारे बाद मिला है। तो मतलब सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार एक साथ लाने की हिम्मत पश्चिमी देशों ने भी नहीं की। वो जैसे जैसे उनका विकास का स्तर बढ़ता गया, वैसे वैसे वह उस दिशा में सोचते गए। बट अब हमारे और हमारे बाद बहुत सारे तृतीय विश्व के देश, जिसे आप कहोगे, जिसको न्यूली इंडिपेंडेंस एशियो अफ्रीकन कंट्रीज, जो एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश होंगे, उनके विषय में आपको यह सूचना मिलेगी कि उन्होंने सीधा प्रजातंत्र का सीधा प्रयोग किया। मतलब इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली एंड सोशियोलॉजिकली वी वर स्टिल बैकवर्ड, बट वी हैव टेकन एन एडवेंचर आइडियोलॉजिकली। हम भले ही तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अभी भी पिछड़े हुए थे, लेकिन हमने विचारधारा के स्तर पर पश्चिमी देशों से बराबरी करने की कोशिश की। यह पश्चिमी देशों के लिए बड़े आश्चर्य का विषय था कि ऐसा यह कैसे कर सकता है। तो एक तो कंसर्न यह है, पहले मैं कंसर्न की चर्चा कर दूं। दूसरा कंसर्न, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब 26 नवंबर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट कर रहे थे, उसी समय उन्होंने कंसर्न बताया कि देखिए, अब आगामी 26 जनवरी 1950 को इंडिया इज लाइकली टू इंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, एंड द कॉन्ट्राडिक्शन इज कि पॉलिटिकली वी आर इक्वल बट सोशली एंड इकोनॉमिकली वी आर अनइक्वल, तो वी हैव टू डेमोक्रेटाइज डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा कि देखिए, अब 26 जनवरी 1950 को भारत एक विरोधाभास पूर्ण जीवन में प्रवेश करने वाला है, क्योंकि भारत ने राजनीतिक स्तर पर तो समानता के आदर्श को अपना लिया है, वन मैन वन वोट को अपना लिया है, परंतु वन वोट वन वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी आर्थिक और सामाजिक विषमता कायम है। तो आर्थिक और सामाजिक विषमता के रहते हुए हम इस राजनीतिक समानता का कैसे उपभोग कर सकेंगे? इट इज़ अ ग्रेटर चैलेंज फॉर अस। तो इसलिए उनका ये कहना था कि देखिए, अभी हमें डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटाइज अर्थात प्रजातंत्र का प्रजातांत्रिकरण करना होगा। कितना बढ़िया फ्रेज है। इन दिस वे वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कैरियर। तो ये दूसरा कंसर्न था। अब ये दोनों पहलुओं पर देखना होगा कि हमारा यूनिक अचीवमेंट क्या है। ये तो हमने आपको बताया कि भाई हमें रूल बुक नहीं, टेक्स्ट बुक बनाना है, लेकिन अब इस दिशा में हमारा यूनिक अचीवमेंट क्या है। तो हम अनूठेपन, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक आप देखते हो कि अनूठेपन के विषय में है। सो हियर वी हैव टू डिस्कस यूनिक कैरेक्टर। यूनिक कैरेक्टर, विलक्षण स्वरूप। स्वरूप या प्रयोग भी कर देते हैं। स्वरूप अलग है, प्रयोग अलग है, लेकिन मैं दोनों को दिमाग में रखता हूं। चलिए, अब पहला क्या है कि आर्थिक, सामाजिक, पिछड़ेपन के बावजूद सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार। सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार
ये सबसे पहला और विलक्षण प्रयोग था कि हम आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े थे। उसके बाद हम एक बहुत बड़ा प्रयोग करने जा रहे थे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का। पश्चिमी देशों की स्थिति ऐसी थी जैसे कोई अपने निर्धन पड़ोसी को देख रहा है, उसने एक 4 व्हीलर मतलब उसने एक गाड़ी खरीद ली है, लेकिन तो आसपास के पड़ोसियों को आश्चर्य भी होता है और थोड़ा जलन भी। वह इस उम्मीद से देख रहे होते हैं अपने पड़ोसी की तरफ कि यार ये बात बताओ कि तुमने गाड़ी तो खरीद ली है लेकिन फ्यूल कहाँ से लाओगे, मतलब कि जो उसके पेट्रोल हैं या डीजल उसका आप कहाँ से गुंजाइश कर पाओगे। तो हमने जब सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार की बात की तो पश्चिमी देशों ने कहा कि भाई चुनाव का संचालन करके दिखाओ, तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल है, 16% लोग साक्षर हैं, वो उम्मीदवार का नाम तक नहीं पढ़ सकते। जब 1951-52 में जब चुनाव हो रहा था तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी हाथ पांव फूल रहे थे, उन्होंने चुनाव से पहले एक स्पीच दिया था, उसमें उन्होंने उम्मीद की थी कि हम सफल रहेंगे। हालांकि दृढ़ता में कहीं कोई कमी नहीं थी, बड़ी दृढ़ता दिखाई, बड़े साहस की बात थी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो हमारे जो पहली पीढ़ी के नेताओं ने जो साहस दिखाया वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। तो अब 16% साक्षरता है, उम्मीदवार का नाम भी तो पढ़ा नहीं जा सकता है। तो हम लोगों ने चुनाव चिन्ह को भी इंट्रोड्यूस किया। जैसे उस समय चुनाव चिन्ह तो अपना अलग अलग थी, जैसे आज देखते हो हाथ छाप है, रथ छाप है, इस तरह के जो चुनाव चिन्ह हैं। तो चूंकि जो उम्मीदवार शिक्षित नहीं उनको पहचानने में आसानी होगी, और चूंकि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा था तो पर्दा प्रथा के होते हुए आखिर महिलाएं कैसे जाएंगी। तो जब देखा, जब बहुत सारे पश्चिमी पर्यवेक्षक चुनाव के दिन आए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया चल रही थी भारत में, और मतलब वी फील नॉस्टैल्जिक कि वो दिन कैसा रहा होगा, और जो पहली पीढ़ी के लोग जो प्रजातंत्र की पहली फुहार अपने शरीर पर महसूस कर रहे होंगे, वो कितना आनंदित हो रहे होंगे। तो जो समझ रहे होंगे, जो उसको वैल्यू कर रहे होंगे, तो देखा कि भाई गाड़ियों में भर भर के, बैलगाड़ियों में बैठ बैठ के पर्दा लगाकर महिलाएं आई और उन्होंने भी चुनाव में हिस्सा लिया और अभूतपूर्व भागीदारी हुई। तो पश्चिमी पर्यवेक्षक भी दंग रह गए और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव नोट देकर यहाँ से गए कि वो चुनाव की सफलता की बात करके गए। इस तरह से हमने डेमोक्रेसी का एक पहला मतलब तृतीय विश्व में डेमोक्रेसी का, सबसे बड़े डेमोक्रेसी का प्रयोग और सफलतापूर्वक किया। और इसमें मैंने पिछले एक लेक्चर में भी आपको बताया था, याद होगा, जिसमें योगेंद्र यादव का स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई इंडिया, द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज टू डेमोक्रेटाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि विश्व संविधानवाद में भारत का सबसे बड़ा योगदान यह है कि भारत ने प्रजातंत्र के विचार का प्रजातांत्रिकरण किया। इससे पहले जो यह माना जाता था कि नहीं, प्रजातंत्र केवल मुट्ठी भर पश्चिमी देशों की धरोहर है, उस मिथ को, उस धारणा को हमने तार तार कर दिया। और इसका फायदा यह हुआ कि 1950-1960 का दशक दुनिया में डेमोक्रेटाइजेशन का डेकेड्स बन गया, क्योंकि जो भारत की स्थिति बड़े भैया वाली हो गई, जो एशियो अफ्रीकन नेशन जो स्वतंत्र होते गए वो भारत के इस प्रयोग से बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने भी तत्परता पूर्वक चुनावी राजनीति को और सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार को अपनाना शुरू किया। इस तरह से हमने प्रजातंत्र के विचार का ही प्रजातांत्रिकरण कर दिया। तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, आप देख ही रहे हैं। एक तो विलक्षणता यह, इसको तो आप अनूठापन मानेंगे। अब दूसरे की बात करते हैं कि दूसरा हम कौन सी बात करें। तो दूसरा मैं मानता हूं कि दूसरा बिंदु हम उठाते हैं कि संविधान निर्माण का अनूठा, जस्ट 1 मिनट, संविधान सभा का अनूठा संचालन। संविधान सभा का अनूठा संचालन। अब देखिए, हमारी संविधान सभा भी अपने आप में यूनिक थी, दोहरी भूमिका में थी। फर्स्ट हाफ में बन जाती थी विधानमंडल जो पार्लियामेंट, और सेकेंड हाफ में बन जाती थी संविधान सभा।
हर तरह के मेंबर से 300 से अधिक बुद्धिजीवी थे, हर महकमे के लोगों का प्रतिनिधित्व था। आप उसमें बहुत बड़े दिग्गज बुद्धिजीवी भी थे, माना जाता है 20 तो ऐसे थे जो जिनको लॉ की विशेषज्ञता हासिल थी, जो लॉयर्स थे या जुरिस्ट थे 20, उसमें जो 11 थे वो महत्वपूर्ण विशेषज्ञ थे, और 4 को बिग 4 कहा जाता है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद। लेकिन इनसे बड़ा योगदान हम उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानते हैं जो संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया था, उनकी विधि की विशेषज्ञता को देखते हुए। और इस संविधान सभा का लगभग 11 अधिवेशन हुए थे और 165 दिन तक चले थे। ये संविधान सभा अपने आप में बहुत यूनिक प्रयोग इसलिए था क्योंकि जो भी इसमें हुआ था बड़ा ट्रांसपेरेंट और खुला, एक एक बहस का विवरण है, उसका रिकॉर्ड बना मिलता है। तो हमें एक और कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ देखने को मिलता है कि इकोनॉमिकली और सोशली हम भले ही बैकवर्ड रहे हों, बट आइडियोलॉजिकली हम जितना आगे बढ़कर और जिस तरह से संविधान सभा का संचालन हम कर पाए वैसा पश्चिमी देशों में भी नहीं हुआ था। तो यह अपने आप में एक बड़ा ही यूनिक प्रयोग था। अब देखिए, ठीक है, हमारे संविधान सभा की एक कमजोरी थी, बल्कि एक नहीं 2 कमजोरी वहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर एक और इसमें ऐड कर दूँ तो 3 कमजोरियों की बात करूँगा। पहली कमजोरी यह थी कि जो संविधान सभा आखिर सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार को लागू करने वाला है, उसको तो कम से कम सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुना होना चाहिए था। लेकिन जब जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो हमारे नेताओं का लक्ष्य यही था, इन्होंने यही स्वप्न देखा था कि देयर वुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इन इंडिया। और मतलब एक ऐसी संविधान सभा बनेगी जो सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई होगी। और जब क्लीमेंट एटली जब प्रधानमंत्री नहीं था, जब साइमन कमीशन के एक मेंबर के रूप में भारत में आया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से उसकी बात हुई थी। आउट ऑफ ट्रैक उसने वादा किया था कि हम एक ऐसा संविधान सभा बनाएंगे भारत में जो सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और वही क्लीमेंट एटली उस समय प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन वो अपने वायदे से मुकर गया और जो संविधान सभा गठित हुई वह विधान मंडल के मेंबर्स के द्वारा चुना हुआ था, तो डबल फिल्टर्ड था। एक तो हमारा विधान मंडल का गठन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर हुआ था, समझ सकते हैं, और दूसरा जो हमारी संविधान सभा गठित हुई थी वो भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। विधान मंडल जैसे जो विधानसभा स्वयं 10% मताधिकार के आधार पर गठित हो, वह विधानसभा संविधान सभा के मेंबर्स का चयन कर रही है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम डबल फिल्टर्ड। लेकिन फिर भी वह पॉपुलर विल का प्रतिनिधित्व करती थी, क्योंकि जो नेतागण बैठे हुए थे वो देश के गणमान्य नेता थे, जो वैसे भी 1935 के चुनाव में ध्वनि मत से जीत चुके थे। 1935 के चुनाव के बाद गठित प्रांतीय सरकार के संचालन का एक्सपीरियंस था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर महकमे के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया कि वो अपना विचार भेज सकते हैं, और संविधान सभा ने बड़ी उदारतापूर्वक इस विचार को ग्रहण किया। तो आपके मन में एक ख्याल आएगा कि अच्छा, इसमें यूनिक बात क्या है, क्योंकि ऐसा तो अन्य देश में भी हो सकता है। नहीं, आप कॉन्टेम्पररी देखिए। कॉन्टेम्पररी आप यह देखेंगे कि आप एक कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया में एक संविधान पहले बन चुका था 1949-50 के लगभग, और वह डच सरकार के प्रयास से बना था, क्योंकि वो डच की कॉलोनी थी। 1959 में फिर इंडोनेशिया में यह इच्छा हुई उसकी कि भाई हम एक संविधान बनाएं और एक ओपन संविधान सभा, मतलब भारत के मॉडल पर ही संचालित करें। उसने संविधान सभा बनाई और उसमें खुली बहस की छूट दी। परिणाम यह हुआ कि इतना ज़्यादा तनाव हुआ और इतना अधिक संघर्ष शुरू हो गया, उस संविधान सभा को बंद कर देना पड़ा और फिर पुराने संविधान को ही बहाल कर देना पड़ा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी कि ये एक तृतीय विश्व का देश ऐसा कर रहा हो, इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहा हो। यह यूनिक एक्सपीरियंस था और इसको हम अनूठा प्रयोग कर सकते हैं। यह संविधान निर्माण की दिशा में एक बड़ा प्रयोग था और यह प्रयोग बहुत हद तक सफल रहा। तीसरी बात यह है कि आप अगर समकालीन संविधान में देखेंगे एशिया में, तो मलाया में बन रहा था, श्रीलंका में बन रहा था, इंडोनेशिया में बन रहा था।
हर जगह क्या हुआ कि वहाँ की जो औपनिवेशिक सरकार होती थी उसने पहल की और उनकी अनुमति से कार्यक्रम शुरू हुआ। भारत में भी आप देखेंगे तो हमारी जो संविधान सभा थी वो 1946 के कैबिनेट मिशन प्रपोजल के आधार पर थी, याद करिए। और कैबिनेट मिशन प्रपोजल तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर जो गठित संविधान सभा थी उसका स्वरूप तो था एक औपनिवेशिक सरकार की पहल वाली ही। लेकिन जिस समय हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, हमने तुरंत ब्रिटिश से पल्लू झाड़ लिए और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाकर पूरी तरह अपनी संविधान सभा को स्वतंत्र कर दिया। जबकि बाकी जितने भी एशियन देश थे उसमें या तो जो कॉलोनियल पावर था, जो औपनिवेशिक देश था, उसने या तो अपना पर्यवेक्षक रख छोड़ा था संविधान सभा में कि देखते रहिए किस तरह संविधान बन रहा, या फिर उनको रेटिफाई करवाना पड़ता था, जो हमारे संविधान सभा में नहीं था। हाँ, हमने संविधान सभा की 3 कमजोरियां बताई थी, जिसमें एक ही अभी बता पाऊँ हूँ, 2 और बताता हूँ। दूसरी कमजोरी यह है कि नॉर्मली यूएसए में भी ऐसा देखा गया है, कई देशों में ऐसा देखा गया कि संविधान बनने के बाद उसका रेटिफिकेशन पब्लिक से होता है, यानी पब्लिक का अनुमोदन उस पर होता है। हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं किया गया कि उसका अनुमोदन ही पब्लिक से लिया जाए। और तीसरी बात यह है कि चूंकि उस समय विधानमंडलों में कांग्रेस पार्टी की प्रधानता थी, तो 82% मेंबर्स तो केवल कांग्रेस के ही चुनकर आए। इसीलिए तुम देखते हो कि वर्तमान में जो विरोधी विचार था उसको उतनी जगह शायद नहीं मिली होगी। इसलिए अभी देखते हो कि जब विरोधी विचार मार्केट में रिसरफेस कर रहे हैं तो बहुत सारे पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। लेकिन रामचंद्र गुहा ने इसका जस्टिफिकेशन यह कह कर दिया है कि उसमें कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं था जो चुनाव के लिए देख रहा था। उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी एक तरह से एक आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। उसे आगे चलकर बहुत सारी पार्टियां निकल कर गई, तो उसको पार्टी से ऊपर यहाँ कांग्रेस का मूल्यांकन होना चाहिए। तो इस लिहाजन वह जनता के एक अधिकांश महकमे का प्रतिनिधित्व या बड़े महकमे का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती थी। तो अगर ऐसा है तो उसको इतना आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कांग्रेस के स्टैंडर्ड से उसको नहीं देखा जाना चाहिए। तो चलिए, ये 3 कमजोरी की बात उसकी होती है। अब मैंने एक फीचर यह दिया, दूसरा हमने दिया कि संविधान सभा का जो अनूठा संचालन, और तीसरा हमने दिया कि स्वतंत्र रूप में प्रक्रिया का संचालन, स्वतंत्र रूप में प्रक्रिया का संचालन। टू द कैरी द प्रोसेस इन द इंडिपेंडेंट मैनर। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, मलाया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जहाँ की पर्यवेक्षक औपनिवेशिक शक्ति के द्वारा नियुक्त किया गया या उनका अनुमोदन लेना पड़ा। हमारा संविधान सभा की पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से संचालित हुई। नेक्स्ट वन फीचर क्या है हमारे संविधान सभा का कि इसमें किसी भी प्रस्ताव को दबाया नहीं गया। इससे क्या मतलब? इससे मतलब यह है कि कई देशों में जब संविधान बने और जहां पर वो विचार माइनॉरिटी हो गए तो उसको दबा दिया गया, उसकी चर्चा बंद कर दी गई। लेकिन हमारे यहाँ कई ऐसे प्रस्ताव थे जिस पर सहमति नहीं बनी, उसे दबाया नहीं गया। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सहमति नहीं बन पाई, उसे दबाया नहीं गया। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं तो उसमें डाल दिया गया उसको। फिर आप देखें एक धर्मनिरपेक्षता की बात थी जिसको श्रीमती गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसको एक्सप्रेसिवली लागू किया, उस समय उसको नहीं रखा जा सका। समाजवाद शब्द पर सहमति नहीं बन सकी तो संविधान में नहीं रखा जा सका, भावी पीढ़ी पर छोड़ दिया गया कि उसे लागू कर ले। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ही देखिए, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव में थोड़ा फर्क होता है। जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की पैरोकारी अधिक करता है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता की पैरोकारी करता है। तो उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक बार संविधान सभा में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देखिए जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, क्योंकि अगर आप विश्व इतिहास पढ़ते हैं या इतिहास के एवोल्यूशन को देखते हैं तो स्वतंत्रता का अर्थ भी समय समय पर बदलता रहा है। एक समय था कि
राजनीतिक स्वतंत्रता ही सबसे महत्वपूर्ण थी, व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति के बाद। और व्यक्ति की स्वतंत्रता के सामने हर कुछ को सैक्रिफाइस करने की बात की जाती थी। स्टेट के अगेंस्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता थी, चर्च के अगेंस्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता थी। लेकिन 20वीं सेंचुरी तक आते आते व्यक्ति की स्वतंत्रता की जगह सामाजिक न्याय धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू किया। विशेषकर जब सोवियत रूस की क्रांति हुई और समाजवादी विचारधारा आई, तो हुआ कि नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इधर साम्यवादी या समाजवादी वाले बोलते थे कि प्रजातंत्र, सच्चा प्रजातंत्र वह है जहाँ आर्थिक समानता हो। उधर पश्चिम वाले जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव थे। तो लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता को काउंटर कर दिया आर्थिक समानता वाले पहलू ने। तो इस कारण से क्या हुआ कि अब स्वतंत्रता का अर्थ बदल चुका था। अब सिर्फ व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रह गई थी। ऐसे देश जहां 60% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से हों, हालांकि उस समय तो कोई निश्चित आंकड़ा हमारे पास नहीं था, संभव है कि 70% भी हों, लेकिन उसके बावजूद वैसे देश केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए नहीं मर सकते थे। तो फंडामेंटल राइट्स तो चाहिए, कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए कुछ मौलिक अधिकारों का होना आवश्यक है। लेकिन वह मौलिक अधिकार भी तो दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। फंडामेंटल राइट्स रोक रहा था कि आप स्टेट अमुक काम ना करे, सोसाइटी अमुक काम ना करे। लेकिन दूसरी तरफ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट को इनेबल कर रहा था, एन इनेबलिंग राइट था कि भाई आपको यह करना चाहिए, आपको सिर्फ ऐसा ना करने से काम नहीं चलेगा। तो मतलब यह है कि एक में नेगेटिव राइट है, दूसरे में पॉजिटिव राइट्स हैं। तो माना गया कि भाई संविधान सभा में कि देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए जितने संसाधन चाहिए उतने संसाधन हमारे पास है नहीं अभी, तो उसको हमने अगली पीढ़ी पर टाल दिया, लेकिन हमने उसको दबाया नहीं। तो ये हमारे संविधान सभा का यह भी एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, इसको भी हम अनूठा लक्षण कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे संविधान सभा का दूसरा महत्वपूर्ण अनूठा लक्षण क्या है? तो विभिन्न संविधानों से प्रेरणा लेने के बावजूद भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालना, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढालना। अब देखिए, हमने दुनिया के संविधानों से, किसी आलोचक ने कहा है जैसे ब्रह्मा ने दुनिया भर के खूबसूरत चीज से एक एक तिल सुंदरता लेकर तिलोत्तमा नामक स्त्री का निर्माण किया था, उसी प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया के संविधान से प्रेरणा लेकर और तब हमारे संविधान को रचा था। हमारे सामने बहुत बड़ा टेम्पलेट था संविधान का। अब जरा अगर पीछे विश्व इतिहास में आप जाएंगे तो ब्रिटिश संविधान और अमेरिकी संविधान दोनों का प्रारूप, हालांकि ब्रिटिश संविधान से अमेरिकी संविधान प्रेरित भी था और कुछ बातों में उसमें समानता भी थी। जैसे एक बार तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, कि अमेरिकी संविधान की प्रत्येक विशेषता ब्रिटिश संविधान की उपज है? कैन यू एक्सेप्ट द व्यू दैट एवरी फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? अब इसमें हाँ कहना तो मुनासिब नहीं है, वैसे भी आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है। तो मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, हमेशा यह कहता हूं कि आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन में कुछ अनकहा रहता है जिसका दूसरे पक्ष को लेकर चलना पड़ता है। ऐसा तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेरणा बिल्कुल नहीं है। प्रेरणा है, एक लिमिटेशंस तक है। रूल ऑफ लॉ तो वहीं से लिया है, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल फ्रीडम की भी बात आई है तो उसने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एक तरह से अगर आप देखेंगे तो
मेन जो इंस्पिरेशन है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। अमेरिकी लोगों ने नारे सीखे थे वो अपने कॉलोनियल मास्टर से ही सीखे थे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल दोनों अलग अलग है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, एक बात भी अवश्य है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रकृति अलग है। यहाँ पर वो रिपब्लिक है, यह कहो तो मोनार्की है, माने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें राजतंत्र नाम मात्र का हेड है। इधर अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स को बड़ा सैंक्टिफाई किया गया है, अमेरिकन लोग उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। ब्रिटिश लोगों ने पार्लियामेंट को मजबूत बनाया है। ब्रिटिश संविधान में पार्लियामेंटन सुप्रीमेसी है, संसदीय सर्वोच्चता है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है, वहाँ पर न्यायिक, वहाँ पर आप देखेंगे कि न्यायपालिका को अधिक ताकतवर बनाया गया है। तो दोनों की प्रकृति में बहुत बातों में अंतर है। अब हमने क्या किया कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से तो ज़्यादा प्रभावित थे, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से भी ढेर सारी चीज़ें ले ली। रिपब्लिक वहीं से लिया, इलेक्टेड प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट ले लिया, वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट ले लिया, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट ले लिया। फेडरल सिस्टम में भी कुछ हद तक प्रभावित हुए, जबकि ब्रिटेन का यूनिटरी सिस्टम था। तो उसके अलावा हमने दुनिया के बाकी संविधानों पर नज़र डाला तो थोड़ी बात आयरलैंड की अच्छी लग गई, चलो वहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, वहाँ से ले लिया। जर्मन में जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हिटलर ने डिस्ट्रॉय किया था, वहाँ की मानसिकता, चूँकि हमारी मानसिकता समझिए, अगर आपसे कोई यह पूछे कि अगर भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो क्या भारत के संविधान की वही दिशा होती जो दिशा आपने देखी, तो आपका उत्तर होगा नहीं। तब हमारे संविधान की दिशा अलग हो जाती, तब हमारी संघीय व्यवस्था में राज्यों को ज़्यादा अधिकार होता, केंद्रीय सरकार को इतना मजबूत नहीं बनाया गया होता। लेकिन पार्टीशन ऑफ इंडिया ने सब कुछ को बदल डाला। आप तो जानते हैं लोगों की मानसिकता बदल डाली, हर चीज़ बदल डाली, इसलिए ये फर्क पड़ा। लेकिन इतना तो हम फिर भी आपको कहेंगे कि जर्मन संविधान से इन्होंने प्रेरणा ली, भले ही पार्टीशन कहीं नहीं उनको इस तरह की मानसिकता दी कि अनुच्छेद 352 वहाँ से ले लिया। अब बात आती है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। आप लोगों ने भी देखा होगा, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक बार यूपीएससी में जनरल स्टडीज के पेपर में 2015 में पूछा कि अगर 1935 का भारत सरकार अधिनियम नहीं होता तो फिर हमारा संविधान 3 वर्षों में बनकर तैयार नहीं होता। अब इसमें डिसएग्री करने का तो वैसे कोई मतलब नहीं है, उसमें एग्री करना ज़्यादा बच्चों के लिए सुगम है। लेकिन मैं यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम से हमने बहुत कुछ लिया। संघीय व्यवस्था ली हमने, अनुच्छेद 356 जो हमारे संविधान में, जिसको आप प्रेसिडेंट्स रूल कहते हो, तो वह हमने कहीं ना कहीं उसके अनुच्छेद 93 से लिया। और फेडरल कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट का के मॉडल पर लिया। फिर बहुत सारी चीज़ें ली, आरबीआई तो खैर अलग ही था, लेकिन 250 अनुच्छेद ज्यों का त्यों ले लिए। लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव में कितना फर्क है। पहली बात तो यह है कि वो संविधान कॉलोनियल इंटरेस्ट में लाई गई थी, ये एक तरह से डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट में लाई गई। वहां पर 10% लोगों को मताधिकार है, यहाँ सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार है। वहां का जो संविधान है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश हित का संवर्धन कर रहा है, यहाँ भारतीय हित का संवर्धन, पीपुल ऑफ इंडिया, ये पीपुल ऑफ इंडिया है। तो ये जो हमारा संविधान है उसकी प्रकृति बिल्कुल ही अलग है। तो खैर अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरलैंड का संविधान, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 2 वर्ल्ड वॉर्स के भी दुनिया में बहुत सारे संविधान आए भी और गए भी। दुनिया में जो डेमोक्रेटिक संविधान आए वो 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच आए। 17 संविधान आए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लेकिन 1930 में जब आर्थिक मंदी आई तो अधिकांश संविधान ध्वस्त हो गए और बहुत कम संविधान डेमोक्रेटिक बच गए, अधिकांश डेमोक्रेटिक संविधान का विनाश हो गया। तो बहुत सारे संविधान का हमारे सामने टेम्पलेट था, हमने बाकी संविधानों से भी प्रेरणा लेने की कोशिश की। परंतु मैं बताना चाहूँगा कि हमने पश्चिमी संविधानों से भी प्रेरणा ली, जैसे हमारा विशेषकर जो ब्रिटिश और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे तो हमने बहुत कुछ लिया। लेकिन मैं एक बात की तरफ आपका इशारा करना चाहूँगा कि उसकी जो हमारी मौलिक सोच हमारी अपनी बनी रही। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। जैसे पश्चिमी संविधान है, तो उस संविधान का मुख्य बल होता था व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इंडिविजुअल फ्रीडम उनका लक्ष्य था। हमने उसके साथ क्या जोड़ दिया? सामाजिक न्याय।
हमने इसके साथ जोड़ दिया सोशल जस्टिस। तो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय मतलब कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय, इसके बीच एक संतुलन बनाया हम लोगों ने। इसलिए हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो अमेरिका की तरह नहीं है, डाइल्यूट हो गया, फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल से डाइल्यूट हो गया, क्योंकि हमने वो लक्ष्य को भी अपनाया था। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ व्यक्ति की पहचान, सामुदायिक पहचान, सामुदायिक पहचान, सामुदायिक पहचान जैसे जाति, कास्ट, धार्मिक संगठन वगैरह वगैरह। तो अब है ऐसा कि हम अगर पश्चिमी देशों की नकल करना चाहते पूरी तरह तो संभव नहीं था, क्योंकि हमारा जो सोशियो कल्चरल कंडीशन था वो पश्चिमी देशों से अलग था। इंडिया में कास्ट सिस्टम ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है। मतलब आप मान सकते हैं कि ईसा की लगभग 1000 वर्ष पहले से कास्ट सिस्टम इंडिया में चला आ रहा है, या कम से कम 600 ईसा पूर्व तो जरूर। तो कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ इतना पुराना इंस्टीट्यूशन है, और उसके रहते हुए जैसा कि रजनी कोठारी भी इस बात को मानते हैं, इस संविधान में हम बिल्कुल से पश्चिमी देशों की तरह इंडिविजुअल फ्रीडम को बहाल करने की कोशिश भी करते तो वो, क्योंकि हमारे यहाँ ड्यूअल अथॉरिटी हमेशा है, एक अथॉरिटी स्टेट है तो दूसरा अथॉरिटी सोसाइटी भी है, सोशल अथॉरिटी भी यहाँ काम करता है, कास्ट पंचायत भी काम करता है, रिलीजियस संगठन भी काम करते हैं। तो पहले वो एक सामुदायिक पहचान भी है। इंडिया में कम्युनिटी की फीलिंग पश्चिम की तुलना में ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कुछ एक दो नेता थे, जहाँ तक मुझे ध्यान, शायद मौलाना आज़ाद ने भी ये बात की पैरोकारी की थी कि ऐसा किया जाए कि यहाँ पर भी एक तरह से कम्युनिटी के पहचान पर ही बल दिया जाए ज़्यादा, और इंडिविजुअल के बजाय उसको ज़्यादा महत्व दिया जाए। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काउंटर किया, कहा नहीं, पहचान तो व्यक्ति की ही रहेगी, राइट्स तो व्यक्ति के ही होंगे, हर कुछ व्यक्ति इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में डिफाइंड होगा। बावजूद इसके हमारी जो संविधान सभा है उसने व्यक्ति की पहचान को सामुदायिक पहचान, इन दोनों के बीच संतुलन लाने का प्रयत्न किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम व्यक्ति की पहचान को बिल्कुल ही सामाजिक पहचान पर बिल्कुल व्यक्ति की पहचान को 100% थोप देंगे तो फिर हो सकता है आगे चलकर कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए और उसके संचालन में दिक्कत हो जाए। तो पहचान व्यक्ति की ही रखी गई, लेकिन उसको सामुदायिक पहचान से जोड़कर देखा गया। आज भी देखिए आप, रिलीजियस फ्रीडम है, तो रिलीजियस फ्रीडम है तो जो आर्टिकल 25(1) में है, अब उसके बाद आप आगे जाकर देखेंगे रिलीजियस फ्रीडम का, तो उसमें जो रिलीजियस अथॉरिटी है उसको भी अपना राइट है, जो सबरीमाला वाले केस में उभर कर आया है माइनॉरिटी व्यू के रूप में। और हमारा जो धार्मिक धर्म के अनुपालन का अधिकार है, वो कहीं ना कहीं धार्मिक संगठन के भी अपने अधिकार है, अपने संगठन के संचालन करने के अधिकार है। इन दोनों के बीच कुछ न कुछ हमने बीच की चीजें रखी, मतलब ऐसा नहीं रखा कि बिल्कुल ही सामुदायिक पहचान को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा पहलू जो हमारे संविधान का पश्चिमी संविधान से अलग करता है वो ये है कि जो पश्चिमी देश हैं उसमें राज्य को ही स्वतंत्रता के लिए बाधा मानी गई। हमारे यहाँ राज्य के साथ साथ सामाजिक संगठन को भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बाधा मानी गई। मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बाधा केवल स्टेट ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सोशल संगठन भी है जो स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो राइट दिया गया इंडिविजुअल को, वो केवल स्टेट के अगेंस्ट में नहीं दिया गया है, बल्कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल के अगेंस्ट में इंडिविजुअल को भी दिया गया है। क्योंकि हमारी जो पूरी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है उसमें जाति व्यवस्था है, जाति एक्सप्लॉयटेशन है, धर्म का एक्सप्लॉयटेशन तो खैर पश्चिम में भी था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सामाजिक निकाय हैं जिनके द्वारा भी शोषण का, जैसे अनुच्छेद 17 ही आप देख लीजिए, या फिर जो बलात्श्रम का अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में है, या फिर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोगों को अधिकार दिया गया 15(2) में कि वो
रेस्टोरेंट में या किसी सार्वजनिक जगह पर जा सकते हैं, उनमें बाधा उपस्थित नहीं की जा सकती। ये सब जो कॉमन राइट्स दिए गए हैं, ये कॉमन राइट्स बेसिकली ये सोसाइटी के अगेंस्ट में, इंडिविजुअल के अगेंस्ट में इंडिविजुअल को दिए गए हैं। तो यहाँ पर केवल स्टेट वाली बात नहीं रही। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है या पश्चिमी देश हैं, तो वहाँ पर एक है कि राज्य को बाधा के रूप में देखा गया है, राज्य को बाधा के रूप में देखा गया है कि भाई राज्य को का नेगेटिव रोल पर बल दिया गया है कि भाई आप इंडिविजुअल की स्वतंत्रता से परे हटिए, इंडिविजुअल की स्वतंत्रता से परे हटिए। मैंने उनका ये कहना है कि भाई आप ही सबसे बड़े खलनायक हैं, आप लोगों की स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें स्वतंत्रता के शत्रु के रूप में राज्य को देखा गया है। इन्होंने, हमारे जो संविधान निर्माता है, उन्होंने राज्य को दोहरी भूमिका दी। एक तो आप अनावश्यक लोगों के जीवन में हस्तक्षेप ना करें, और दूसरा कि लोगों की स्वतंत्रता के संवर्धन के लिए आप आवश्यक हस्तक्षेप करें। तो इन इंडिया यू कैन से इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट इज वर्किंग एज एन इनेबलर एज वेल। इट इज इनेबलिंग द, हियर यू कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन इज इनेबलिंग स्टेट टू डू समथिंग पॉजिटिव फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। तो स्टेट को सिर्फ बाधा ही नहीं उपस्थित करता है, हमारे यहाँ स्टेट को भूमिका दी गई है स्वतंत्रता के संवर्धन में काम करे। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे पश्चिमी संविधान से या बाकी संविधानों से हमारे संविधान को अलग कर देती है। अब एक और भी चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे पश्चिमी संविधान, हमारे सामने संविधान के दो मॉडल थे। एक था पश्चिमी संविधान, वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन, एक था वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक हमारा आता है पश्चिमी संविधान और दूसरा आता है दैट इज द वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा आता है सोवियत रूस का संविधान। सोवियत रूस का समाजवादी मॉडल। अब इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को अनडाइल्यूटेड माना गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को अनडाइल्यूटेड माना गया, मतलब कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। माने व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर पश्चिमी देश बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, और ये माना है आर्थिक समानता को। अब देखिए, दोनों के बीच विवाद ये होता है कि सच्चा प्रजातंत्र किसका, सच्चा प्रजातंत्र तुम्हारा या सच्चा प्रजातंत्र हमारा। तो समाजवादी देश कहते हैं कि तुम्हारा प्रजातंत्र तो बिल्कुल खोखला है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, व्यक्ति को स्वतंत्रता तो वहां है ही नहीं, इतनी अधिक आर्थिक विषमता तुम्हारे यहां है कि व्यक्ति तो अपनी स्वतंत्रता भोग ही नहीं सकता। पश्चिमी देश जो है वो पश्चिमी मॉडल, पश्चिमी संविधान, तो उसमें पश्चिमी देश कहते हैं कि अरे तुम्हारा स्वतंत्रता, तुम तो स्वतंत्रता के शत्रु हो, आर्थिक समानता के नाम पर तुमने लोगों की स्वतंत्रता को जिस प्रकार से कुचल रखा है, जैसा कॉर्सी मॉडल को डेवलप किया है अपने यहाँ, तो योर फ्रीडम इज, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फ्रीडम इन सोशलिस्ट मॉडल एट ऑल। उनका मानना है कि स्वतंत्रता ही आपका बिल्कुल ही खोखला है, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। दोनों के बीच यह विवाद है। अब हम लोगों ने क्या किया कि हमने दोनों से इससे भी थोड़ी प्रेरणा ली, और इससे प्रेरणा तो ली ही, तो हम लोगों ने इन दोनों से प्रेरणा लेकर अपना जो कॉन्सेप्ट जो हमारा प्रियम्बल में ही उसको डेवलप किया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी, तो ये तीन शब्द आपको मिलते हैं, और ये तीनों शब्द का आपस में इतना कोऑर्डिनेशन है कि इन तीनों शब्द को जब तक आप
इस पर ऐसे इसको नजर डालिए, दैट इज कॉल्ड लिबर्टी। तो इनका कहना है जैसे लिबर्टी है, पश्चिमी देशों का लिबर्टी पर बहुत ज्यादा बल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर को जब उन्होंने स्पीच दिया था, मतलब उस एक दिन पहले 25 नवंबर को जब वो संविधान सबमिट कर रहे थे, उन्होंने इन तीनों को अच्छा कहा कि दिस इज द ट्रिनिटी ऑफ राइट्स। ये ट्रिनिटी ऑफ राइट्स है और तीनों के बीच बहुत गहरा संबंध है। जब तक इसमें तीनों के तीनों राइट आप सुनिश्चित नहीं करोगे तो कोई भी राइट सुनिश्चित नहीं होगा। आपको तीनों राइट सुनिश्चित करने हैं। क्यों? उनका कहना है कि देखिए यह है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता में अगर आप समानता को नहीं मिलाते हैं तो मुट्ठी भर लोग बाकी लोगों के ऊपर हावी रहेंगे, माने दैट विल गिव द डोमिनेंस ऑफ अ फ्यू ऑन ऑल। मतलब कुछ का डोमिनेंस सभी के ऊपर होगा। इसलिए आप स्वतंत्रता को तब तक यूनिवर्सल नहीं बना सकते जब तक आप समानता वाली चीज को नहीं मिलाएंगे। उनको आर्थिक समानता दीजिए, जब उनमें वो क्षमता आ जाएगी तो फिर आपस में फिर सब स्वतंत्रता का सभी लोग उपभोग कर सकेंगे और फिर यह सच्ची स्वतंत्रता होगी। समानता के बारे में उन्होंने कहा कि देखो भाई समानता तो ठीक है। अब जब वो आलोचना कर रहे हैं पश्चिमी देशों की, वहां आलोचना कर रहे हैं समाजवादी मॉडल की कि समानता ठीक है लेकिन समानता में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब ये समाजवादी मॉडल तुम लोगों ने जो स्वतंत्रता दे रखी है वो हम नहीं चाहते अपने नागरिक को। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहां तक कहा कि अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्थिक समानता के लक्ष्य में टकराहट होगी तो मैं थोड़ा सा आर्थिक समानता की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा करना चाहूंगा, परंतु व्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल कर वो नहीं चाहूंगा। तो इनका कहना है कि अगर व्यक्ति आप समानता सुनिश्चित करते हो परंतु अगर स्वतंत्रता नहीं देते हो तब तो लोगों की निजी उद्यम के लिए जगह ही नहीं रह जाएगी। तो स्वतंत्रता के बिना समानता का भी अस्तित्व नहीं है। फ्रैटर्निटी के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यह बहुत अहम है। फ्रैटर्निटी बंधुत्व यानी बिरादरी। बिरादरी का सपोर्ट जब तक नहीं रहेगा तब तक स्वतंत्रता और समानता को उपभोग आप कैसे कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि किसी ने समाज में स्वतंत्रता का नारा दिया, अपने घर की महिलाओं को पूरा अधिकार दिया, उन्हें हर तरह की पुरुष महिला समानता के आदर्श के आधार पर उसको सारे राइट दिए। अब पता चला कि बिरादरी नाराज हो गया और सभी ने मिलकर उसको बहिष्कार कर दिया, रोटी बेटी का संबंध तोड़ लिया और उसके एक तरह से सामाजिक रूप से वो कंप्लीटली बहिष्कृत हो गया। वो बेचारा घुटने टेकने के लिए मजबूर होगा बिरादरी के सामने कि चलो भाई हम अपनी स्वतंत्रता को छोड़ते हैं, तुम हमें बाइकआउट ना करो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है, उसी तरह उनका कहना है कि जब तक बिरादरी नहीं मानेगी तो वी हैव टू एजुकेट बिरादरी। मतलब एजुकेट का मतलब कोई ये शिक्षा नहीं है, मतलब बिरादरी में संवैधानिक नैतिकता विकसित की जानी चाहिए ताकि लोगों के अधिकारों को बिरादरी स्वीकृत करे। अब मैं एक छोटी सी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे कहा जाता है कि भारत का संविधान, कहा जाता है कि रियलिटी है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का और 3 वर्ष लगे थे, तो खैर अपने आप में चीज है, लेकिन अनुच्छेद भी आप जानते हो कि ओरिजिनल वाले में 395 और बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात थी वो। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा संविधान हमने बनाया, कुछ लोगों ने आलोचना की कि भाई इतना बड़ा संविधान आपने बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जवाब दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि देखिए आप पश्चिमी संविधान, ये ठीक है कि ब्रिटिश संविधान तो अलिखित है, उससे हमने बहुत कुछ लिया है, और अमेरिकी संविधान भी छोटी है, आप उम्मीद करते हैं कि हमारा संविधान भी छोटा हो। उन्होंने एक बड़ी अच्छा टर्म दिया, संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। उन्होंने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लोगों में आ जाती है तो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है और लोग एक खास लीगल तरीके से काम करने के आदी हो जाते हैं। तो उन्होंने मतलब उनका ये कहना है कि जैसे आपने संविधान बनाया तो संविधान तो एक चीज है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके संविधान के अनुकूल है तो संवैधानिक नैतिकता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चल रहा है वो संविधान के अनुकूल नहीं जा रहा है, वो संविधान के भावना के विपरीत जा रहा है, तो संवैधानिक नैतिकता का हनन हो रहा है। तो उनका कहना है कि भारत के साथ प्रॉब्लम यह था कि भारत को तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की कोई परंपरा तो थी नहीं। यहाँ पर एक तरह से ये मतलब
ऊपर से डेमोक्रेसी को लाया गया था, थोपा गया था, अभी तक लोगों की सोच डेमोक्रेटिक नहीं थी, तो हमको एक एक छोटी छोटी चीज को मेंशन करना पड़ा। हम इसको विधानमंडल पर नहीं छोड़ना चाहते थे कि विधानमंडल कानून बनाकर ही काम करे या फिर जुडिशियरी पर। हम चाहते थे कि जितना अधिक बातें हम खुद मेंशन कर सकें, ताकि चूंकि लोगों में संवैधानिक नैतिकता नहीं है, उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी और फिर एक समय आएगा कि इस संविधान के तहत काम करते हुए लोगों में संवैधानिक नैतिकता आ जाएगी, तो फिर स्थिति खुद सुलझ जाएगी। इसलिए संविधान के आकार को भी बड़ा किया था। तो फ्रेटर्निटी तभी आ पाएगी जब लोगों में संवैधानिक नैतिकता आए, लोग उसको स्वीकार करें। अब बताइए, पुरुष महिला अगर समान संपत्ति का अधिकार मिलता है, बिरादरी अगर इसको स्वीकार नहीं करती है, तो चाहकर भी लड़कियां अपने संपत्ति के अधिकार का उपभोग नहीं कर पाती। तो पहले तो बिरादरी इस बात से कन्विंस हो, फ्रेटर्निटी पहले इस बात को समझ पाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इस संदर्भ में जो ये मान्यता है, ये मुझे बहुत बेहतर लगता है। अब इसमें ये पहलू हुआ। अब इसमें मैं भारतीय संविधान का एक और विशेषता, एक अनूठी चीज और बताना चाहूंगा, जो एक बहुत बड़े संवैधानिक एक्सपर्ट है, ऑस्टिन, ग्रेनविले ऑस्टिन, आपने नाम सुना होगा। वो भारतीय संविधान के बड़े अच्छे विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो उन्होंने एक बात की तरफ इशारा किया है कि भारतीय संविधान का एक बड़ा अनूठापन यह है कि आप हमारे संविधान पर नजर डालिए। मैं उसके प्रावधानों में आपको उलझाना नहीं चाहूंगा। सबसे पहले आता है प्रियम्बल, प्रस्तावना। फिर उसके बाद देखेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स 1 से 4 आर्टिकल हो जाता है। फिर आता है सिटीजनशिप, 5 से 11 तक वो चला जाता है। और फिर आता है 12 से 36 तक फंडामेंटल राइट्स और 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो मतलब हमारे संविधान का जो आरंभिक 52 अनुच्छेद तक संविधान का लक्ष्य, संविधान का स्वप्न, संविधान का उद्देश्य, 52 अनुच्छेद उसी पर खर्च किए गए, शुरू किए। 51 अनुच्छेद, 51, 36 से 51 तक उसी पर खर्च किए गए। और 52वें अनुच्छेद से हमारे सरकार के अंग शुरू हो गए, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। ये भी संविधान की एक विशेषता है कि हमारे संविधान निर्माताओं के लिए लक्ष्य, स्वप्न और उद्देश्य को स्पष्ट करना पहली प्राथमिकता थी। फिर उसके बाद सरकार के अंग और सरकार के कार्यों के संचालन की बात। तो ये हमारा अनूठापन है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि कई बार ये अनूठापन ने हमारे सामने प्रॉब्लम भी किया है। तो अब 2 कंसर्न की हम बात करेंगे। एक कंसर्न की बात करेंगे, हमारे संविधान बना और हमने दुनिया के संविधान से लेने की कुछ बातें की, बाकी संविधानों से तो थोड़ा सा अंश लिया, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकन संविधान से हमने कुछ ज़्यादा ले लिया, तो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा। तो चलिए, ब्रिटिश और अमेरिकन संविधान से जो हमने ज़्यादा लिया है उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। हमारे सामने चैलेंज क्या आया कि हमने कुछ चीजें ले ली ब्रिटिश संविधान से, और कुछ चीजें ले ली अमेरिकी संविधान से। अब देखिए, इस कारण क्या क्या बाधाएं आई। शुरू में जो शुरू के जो 2-3 डेकेड्स है, उसमें हमारे संविधान का संचालन की बड़ी समस्या हो गई। दूसरी बात है कि इस पहलू में मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि देखिए, होता यह है कि लोग बोलते हैं प्रायः कि भाई ये संविधान एक होली टेक्स्ट है, संविधान को अच्छे ढंग से आप बनाइए, उसको अच्छे ढंग से फॉर्मुलेट करिए तो आपका राज सफल होगा। लेकिन संविधान जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी आपके संविधान को दिशा देती है। तो जब बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की, तो नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स महकमे में भी लोग कॉन्स्टिट्यूशन या उसका प्रोविजंस पर बहुत केयरफुल रहते हैं, परंतु पॉलिटी पर गौर नहीं करते हैं। पॉलिटी है, एक सरकार आएगी तो आपके संविधान के मर्म को बदल सकती है। संविधान का प्रोविजंस रह जाएगा, उसका संचालन में बाधाएं आ सकती हैं। तो ये जो पॉलिटी है वो हमारे संविधान को एक निश्चित दिशा देती है। तो इस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि इन दोनों संविधान के मेल होने से, अब चूंकि दोनों की प्रकृति थोड़ी अलग अलग थी, तो हम संविधान का जब संचालन शुरू हुआ तो हमारे सामने निम्नलिखित समस्या आई। पहली समस्या आई जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री बनाम राष्ट्रपति, यानी प्राइम मिनिस्टर वर्सेस प्रेसिडेंट।
प्रधानमंत्री बनाम राष्ट्रपति। अब ये समस्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने ब्रिटिश संविधान से संसदीय मॉडल लिया, तो संसदीय मॉडल में जो बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, वही सरकार का मुखिया होता है और वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है। तो ये था। उसके ऊपर एक किंग हुआ करता था जो वंशानुगत था। वंशानुगत था तो ना तो किंग को कुछ अपेक्षा थी, ना किंग को कोई राइट दिया गया था, और किंग को उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि सवाल भी पैदा नहीं होता था। वो निर्वाचित नहीं है, जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, उन्हें जो सम्मान मिल रहा है, जो तामझाम है, उसी में वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए उनको ग्लोरीफाइड साइफर कहा जाता है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने प्राइम मिनिस्टेरियल मॉडल तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया इलेक्टेड प्रेसिडेंट, मतलब हमने अपने आप को रिपब्लिक बना लिया, क्योंकि हमारा निर्वाचित प्रेसिडेंट है, तो हमने अमेरिकन मॉडल से ले लिया। हाँ, फर्क यह था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड है और वो एक मैसिव एंड कह सकते हो कि एक बिग नेशनल इलेक्शन का परिणाम होता है, और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन है तो इलेक्टेड। अब बताइए, संविधान सभा के प्रेसिडेंट स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिग फोर में भी थे और संविधान सभा में इतने एक्टिव थे, और जब वो खुद प्रेसिडेंट थे तो एक बार वो अटॉर्नी जनरल एम शीतलवाद को बुलाकर पूछते हैं, अच्छा शीतलवाद, एक बात बताओ, क्या हर स्थिति में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की राय मानने के लिए बाध्य है? ऐसा इसलिए कि अनुच्छेद 74 में यह था कि प्रेसिडेंट विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस पर काम करना है मंत्रिपरिषद का, ये तो था, लेकिन यह 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले कभी नहीं था कि यह उसकी राय पर काम करेगा ही, ऐसा नहीं था। तो जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एम शीतलवाद जो अटॉर्नी जनरल थे उन्हीं से पूछा, तो अटॉर्नी जनरल ने उनको समझाया कि नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाएगी, और हम लोगों ने ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया हुआ है। तो खैर चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एरा गया, फिर बाकी गई। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर थे, फिर वो बात चला लाल बहादुर शास्त्री तो 2 वर्ष ही रहे। समस्या आई इंदिरा गांधी के समय में। एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी एक बहुत सुंदर छोटी बच्ची थी, गूंगी गुड़िया बोलते थे, और वह एक पार्लियामेंट्री चुनाव में उन्होंने मोरारजी देसाई जैसे उम्मीदवार को परास्त करके, और वह प्रधानमंत्री बनी थी। उस समय कांग्रेस 2 समूह में बटी थी, सत्ता कांग्रेस और संगठन कांग्रेस। तो संगठन कांग्रेस में कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, सत्ता कांग्रेस में कुछ ही नेता थे, जिसमें इंदिरा गांधी भी थी। उधर संगठन कांग्रेस में जो बड़े बड़े पैट्रियार्क्स थे कांग्रेस के, उसमें अतुल्य घोष थे, बंगाल से आए थे, निजलंगप्पा कर्नाटक से थे, कामराज मद्रास से थे, मोरारजी देसाई मुंबई से थे, गुजरात से थे। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र से लोग, अलग अलग महकमे से लोग आए थे, और वो सब बड़े दिग्गज नेता थे। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश से थे। तो आपस में इन सब ने मिलकर तय किया, क्योंकि प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला था, और प्रेसिडेंट के चुनाव में जो संगठन कांग्रेस उसने खड़ा किया नीलम संजीव रेड्डी को, और तय यह हुआ था सीक्रेटली, जैसा कि बिपिन चंद्रा भी लिखते हैं, कि नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट के पद पर होंगे, श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री होंगी, तो नीलम संजीव रेड्डी किसी न किसी बहाने वह श्रीमती गांधी की सरकार को बर्खास्त कर देंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब बताइए, उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42 नहीं आया था। प्रधानमंत्री एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सुझाव पर प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य है, यह नहीं लिखा गया था। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी थी नहीं। अगर नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो गए होते, उन्होंने ऐसा कोई कदम उठा लिया होता, तो आपके संविधान की दिशा क्या होती, आज प्रेसिडेंट की क्या हैसियत होती, प्रधानमंत्री की क्या हैसियत होती। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ही अपने आप में पर्याप्त नहीं, पॉलिटी भी आवश्यक है। लेकिन श्रीमती गांधी संभल गई। उसने अपोजिशन पार्टी के उम्मीदवार बीबी गिरी को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्लियामेंट्री, जो कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, वो कांग्रेस के मेंबर्स को अपील करते हुए कहा कि आप लोग अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दीजिए, और फिर नीलम संजीव रेड्डी हार गए, और ये बाधा फॉर टाइम बिंग टल गई। ऐसी एक बाधा आई थी, हालांकि बहुत बाद में आई थी, वो ज्ञानी जेल सिंह से जब राजीव गांधी का डिफरेंसेस हुआ था, लेकिन तब तक तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी।
वही समस्या आई, फिर आगे दूसरी चुनौती आई। यह चुनौती थी मौलिक अधिकार बनाम मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व। फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब अमेरिकन मॉडल पर हमने फंडामेंटल राइट्स ले लिया, लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायल्यूट कर रहा है, हालांकि अनजस्टिफिएबल है। ये क्लियर था हमारे संविधान में कि मौलिक अधिकार जस्टिफिएबल है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अनजस्टिफिएबल है। तो शुरू के 25 वर्षों से तो कोर्ट का नजरिया रहा जो बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के फेवर में रहा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के प्रति उसका थोड़ा दृष्टिकोण कठोर रहा। मतलब कठोर नहीं, मतलब वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फेवर नहीं कर पा रहा था, फंडामेंटल राइट्स को ही। लेकिन जो आगामी 25 ईयर्स है उसके बाद कोर्ट का नजरिया भी बदल गया और वह भी धीरे धीरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरफ ही झुकाव दिखाना शुरू किया। तो मतलब यह है कि एक समय आया कि हमारा फंडामेंटल राइट डायल्यूट होता चला गया, लेकिन शुरू में बड़ी बाधाएं आई इसके संचालन में कि हम प्राथमिकता किसको दे। इसी पर गोलकनाथ केस हुआ, केशवानंद केस हुआ, बहुत सारे मुकदमे। अब तो फिर मेनका गांधी केस में तो कोर्ट ने अपना पूरा रुख ही बदल दिया 1978 में। इस तरह से मतलब उसके बाद तो स्थितियां बदलती गई। तो दैट इज द पॉइंट है। अब तीसरी चीज है कि विधानमंडल बनाम न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी वर्सेस जुडिशियरी। यह अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियन मॉडल को लिया। तो ब्रिटिश जो संसदीय पद्धति है उसमें पार्लियामेंट ऑल पावरफुल है। वहाँ का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कुछ भी कर सकता है सिर्फ महिला को पुरुष, पुरुष को महिला बनाने की। इट वॉज ऑल पावरफुल। तो लेकिन 2011 में अगर आप लेटेस्ट में आपने देखा होगा तो वहाँ भी एक जुडिशियल रिव्यू टाइप की चीज़ आ गई थी। वो बेसिकली उसमें टेरेसा मे की सरकार थी और नहीं, जॉनसन की ही सरकार थी, जॉनसन। और जॉनसन ने पार्लियामेंट के सेशन को रोक दिया था और उसमें उसने चाहा था कि पार्लियामेंट का सेशन रोक के हम केवल अपने सरकार के अप्रूवल से ब्रेक्जिट वाला काम पूरा कर लें। तो सब कोर्ट में चले गए, फिर कोर्ट ने उसको फिर आदेश दिया कि आप सेशन बुलाइए। तो वो ब्रिटिश इतिहास में एक नई चीज़ थी जिसमें हमको याद है कि ये 2011 नहीं, सॉरी गलत हो गया, 2019 या 2020 की बात है। तो उसमें एक बहुत अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बड़ा एक अच्छा वर्ड क्वाइन किया कि केशवानंद मूवमेंट इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो खैर वो तो एक आप अपवाद के तौर पर रखें, लेकिन हमारे यहाँ जैसी बात नहीं है। वहाँ पार्लियामेंट ऑल पावरफुल है, जुडिशियरी पार्लियामेंट को कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो साधारण बहुमत से संविधान को संशोधित कर देता है। जुडिशियल रिव्यू जैसी वहाँ कोई चीज़ नहीं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू है। हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से संघीय व्यवस्था ले ली, हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया, तो हमने गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को बना दिया। अब पार्लियामेंट बहुत समय तक यह कहती रही कि भाई हम तो ब्रिटेन से शक्ति लेते हैं, जुडिशरी कहता रहा हम अमेरिकन मॉडल में जुडिशियल रिव्यू का राइट हमें है। अब इस सीरीज ऑफ मुकदमे आए जिसमें दोनों के बीच टसल चला शुरू के 25 वर्षों तक, फिर धीरे धीरे स्थिति बदली। तो मैं जस्ट आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे गोलकनाथ केस, केशवानंद केस, मिनर्वा मिल्स केस, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूँगा। ये समस्या हमारे संविधान में आई थी शुरू में, लेकिन हमने पॉलिटी के आधार पर सिद्ध किया। ये भारत की जनता को इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि 73 वर्षों तक हमने संविधान का सफलतापूर्वक संचालन किया, जबकि एशिया अफ्रीकन कंट्री जो हमारे बाद में संविधान बनाए थे, प्रजातंत्र बनाए थे, एक पर एक प्रजातंत्र ध्वस्त होते चले गए, नहीं बचा। नेबरहुड में देखिए, श्रीलंका में देखिए, वहां पर सिविल वॉर। आप बांग्लादेश में देखिए, अपोजिशन ने बाइकआउट किया हुआ है इलेक्शंस को, इलेक्शंस भी है वो भी अनडेमोक्रेटिक और फर्जी है। आप पाकिस्तान में देखिए, वहाँ तो लगता है कि
फेल्ड स्टेट का वो मॉडल है जहाँ ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो होते हैं, ना स्टेट के जुडिशरी थोड़ा बहुत वहाँ ऑर्डर लाने की कोशिश कर रही है, बाकी उसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप नेपाल को देखिए, नेपाल में अभी तक वहाँ पर गवर्नमेंट और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है। तो आप नेबरहुड में सारे देशों को देखें तो आपने नेबरहुड बर्मा को देखिए, मिलिट्री इतना बाद फिर देखिए मिलिट्री रूल लागू हो गया। तो मतलब कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। कॉन्स्टिट्यूशन को इतने समय तक 1975-77 में जब इमरजेंसी की घोषणा हुई तो लगा कि इंडिया से डेमोक्रेसी मिट गया, लेकिन भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता को कितनी गंभीरता से लिया। अंत में श्रीमती गांधी की सरकार को पीछे हटना पड़ा, इमरजेंसी को वापस लेना पड़ा, और फिर हमारा जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हुआ, उसमें कोई बाधा नहीं आई। मतलब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी पर एक खतरा आया जो टल गया, और कोई भी सरकार अब आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करने से पहले, आप समझ सकते हैं, तो हमने वर्ड भी चेंज कर दिया, लेकिन उसके अलावा भी एक तरह से सहमति बन गई कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यह हमारे संविधान का वहां पर सफलता भी है। लेकिन दो बातें हैं यहाँ पर, दो सीमाएं हमें नजर आती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, और ये दो दर्द हमको लगता है कि भाई है संविधान में। एक तो यह है कि अगर फंक्शनिंग के आधार पर देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि एक होता है संविधान में जिसको कहते हैं लिटरल प्रोविजन, दूसरा होता है सबस्टेंशियल। लिटरल का मतलब है कि हमारे संविधान में प्रोविजन, और सबस्टेंशियल जिसका पालन हो रहा है। तो दो तीन चीजें आज से 2 या 4 दिन पहले भी से भी आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, महीनों से पेपर में देख रहे हैं, तो महीनों से पेपर में आपको आ रहा है गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर्स, जो समस्या आज तक नहीं सुलझी है। केरला में देखिए एग्जाम्पल, तमिलनाडु में देखिए, और जहां भी रूलिंग पार्टी की सरकार नहीं है प्रोविंस में, वहां पर गवर्नर के साथ उसके प्रॉब्लम उभर रहे हैं, और गवर्नर का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अनुच्छेद 356 जो पहले केरला में उसका मिसयूज हुआ था और बहुत सारे स्टेट्स में होता रहा था, वो तो मिसयूज बंद हो गया 90s में, लेकिन गवर्नर के पावर का जो मिसयूज होने का प्रॉब्लम है आज भी है। कल परसों आपने पेपर में पढ़ा होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पद स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। 1990s के बाद वो पद बहुत अनस्टेबलाइज्ड है। मतलब यही समझिए कि पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट में यूपीए में बता रहा है कि 8 जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स बदले गए, फिर इस गवर्नमेंट में यही बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वर्डिक्ट दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद को स्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार उनको 6 वर्ष तक रहना चाहिए। लेकिन प्राय ऐसा होता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर है उसी से वो चुनकर फिर हो जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, तो उनका क्या होता है, तब तक एज ही एक्सपायर कर जाता है, उनका पोस्ट स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है। ये डिस्टॉर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, इस तरह का जो डिस्टॉर्शन है रुकना चाहिए। ये गंभीरता की बात है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी नहीं कायम हो रही है। उसी भी दुखद चीज लगती है जब स्टेट्स में आप देखेंगे जो एमएलएस की खरीद बिक्री होती है, वो अपने आप में दुखद चीज लगती है। वो अभी तक वो हॉर्स ट्रेडिंग बंद नहीं हुई है। बड़ा बुरा लगता है जब देखते हैं कि भाई किसी पार्टी विशेष के एमएलए को लेकर बस में भागे जा रहे हैं किसी रिजॉर्ट में, तो लगता है इज इट डेमोक्रेसी, क्या यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है? वो बहुत दुखद लगता है। तो हमें लगता है कि भाई हमने लिटरल सेंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखा, लेकिन सबस्टेंशियल सेंस में नहीं। तो एक तो यहाँ दर्द उभरता है। दूसरा दर्द उभरता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ऑन 26 जनवरी 1950 वी हैव एंटर्ड इनटू एन एज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, पॉलिटिकल इक्वलिटी इन पॉलिटिकल फील्ड बट इनइक्वलिटी इन इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड। वो आज भी बना हुआ है। इसी कारण से पॉलिटिकल इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं कर पा रही। ये दर्द आज भी झेलना पड़ रहा है। देखिए, जब आज़ादी मिली थी, अभी मैंने एक बुक पढ़ी है, बस रिसेंट में आई है, मुझे लगता है कि 1-2 महीने पहले आई होगी, पुलापरे बालाकृष्णन की है, और वो बुक एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रॉम नेहरू टू मोदी लिखा है। तो उसमें नेहरू की इकोनॉमी का अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कहोगे तो काफ़ी आलोचना हो जाती है कि भाई नेहरू ने ये किया वो किया, लेकिन 2 आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। एक कोई लेक्चर में इकोनॉमी पर भी लूँगा, नेहरू टू मोदी भी हम एक बार चर्चा करेंगे। तो एक आधार तो यह है कि देखिए, अगर कोई बच्चा है तो बचपना में है तो उसे एक युवा की तरह मैच्योर होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसी सरकार जिसको एक इतनी दुखद औपनिवेशिक विरासत मिली हो, वो अचानक से अपने बाजार को खोल नहीं सकता था।
उसकी इकोनॉमी क्लोज्ड है, इसलिए उसके बाद जो भी गलतियां हुई हैं नेहरू के बाद श्रीमती गांधी की सरकार के समय से हुई है, नेहरू को उसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है कि नेहरू ने, जो पुलापड़े वाला कृष्णन लिखते हैं कि नेहरू ने एक बहुत अच्छी बात सोची थी। ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होना चाहिए, ह्यूमन ग्रोथ होना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, जब ह्यूमन ग्रोथ होगा तभी सबस्टेंशियल डेमोक्रेसी आएगी, तभी जो इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी है वो खत्म होगा और तब डेमोक्रेसी, इंडिया डेमोक्रेटाइज होगा। तो जो ह्यूमन ग्रोथ का कॉन्सेप्ट जो नेहरू एरा में लेकर चला गया था कि चलो हम भले ही थोड़ा ग्रोथ को कम कर लें लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट करें, और केवल ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नहीं, सॉरी, स्वयं हमारी जो इकोनॉमी हो वह ह्यूमन डेवलपमेंट पर आधारित हो, वो बदलता चला गया और धीरे धीरे हम लोग ह्यूमन ग्रोथ से कमोडिटी के ग्रोथ पर हमारा ध्यान चला गया। ये पुलापरे वाला कृष्णन का मानना है, और ह्यूमन ग्रोथ के मॉडल से हम हट गए। एक निखिल मेनन की बुक आई थी प्लानिंग डेमोक्रेसी, उन्होंने कहा कि देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग में चाहे आप जो भी उसके खामियां को निकालें, लेकिन इकोनॉमिक प्लानिंग जब लाई गई थी इंडिया में, तो इंडिया ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था। वो समाजवादी देशों का मॉडल था, परंतु इंडिया ने उसको एक लोगों की स्वतंत्रता को बचाते उस मॉडल को अपनाया था। अपने आप में दैट वाज गोइंग टू बी अ बिग एडवेंचर। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के बाकी देशों में भी, तृतीय विश्व के जो देश हैं, न्यूली एशियो अफ्रीकन कंट्री, उन्होंने इस मॉडल को अपनाया, क्योंकि डेमोक्रेसी को जीने के लिए उसको जो आर्थिक खुराक चाहिए था वह खुराक इकोनॉमिक प्लानिंग देने का वादा कर रहा था, जो नहीं हुआ। दुनिया आर्थिक उदारीकरण की तरफ गई, ह्यूमन से ध्यान हट गया, कमोडिटी की तरफ ध्यान चला गया, ह्यूमन भी अपने आप में कमोडिटी बन गया। तो जो इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी है उस पर से ध्यान दुनिया का हट चुका है, और पूरी दुनिया में स्लाइडिंग डाउन ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी हर जगह पिछड़ रही है। भारत में भी आप देख रहे हैं कि हम जिस दिशा में जाना चाह रहे थे उसमें बहुत कुछ पीछे हैं। हम लिटरल सेंस में तो डेमोक्रेसी ला पाए हैं, अभी भी हम सबस्टेंशियल सेंस में डेमोक्रेसी नहीं ला पाए। दिशा में हमें काम करना है। आज संविधान दिवस है, हम लोग इस संविधान को याद करें, और याद करें कि हमारे लिए यह मात्र रूल बुक नहीं बल्कि टेक्स्ट बुक है। और लास्ट में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, विशेषकर मैं अपने स्टूडेंट्स को यह मैसेज देना चाहूँगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान, यह आपके केवल पुस्तकों में ही कैद नहीं है। जो डेली न्यूज़पेपर आपका आता है उस डेली न्यूज़पेपर में कैद है। मैं आज का हिंदू न्यूज़पेपर का उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि आज मैंने देखा कि कैसे आपका पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन ट्रैवल किया, उसका मैं उदाहरण बताना चाहूँगा। पहला न्यूज़ हमने देखा कि गवर्नमेंट फॉर्म्स पैनल टू लुक इनटू मनरेगाज एफिशिएंसी, मतलब जो मनरेगा कार्यक्रम है उसकी एफिशिएंसी में वो दे रहा है कि केरला जैसे स्टेट में तो सक्सेसफुल है, परंतु बिहार और उत्तर प्रदेश में मनरेगा में जो वेस्टेज हो रहा है उस पर जांच के लिए, और जो मनरेगा नहीं सफल हो पा रहा है उसके लिए कमीशन की गठन होना चाहिए कि एसेट फॉर्मेशन, जैसे केरला ने अपने एसेट फॉर्मेशन किया, बिहार यूपी में जितना एसेट फॉर्मेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का वो नहीं हो पा रहा है। मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, और अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लोगों को रोजगार देगा, और अगर पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी तभी आएगी जब सभी लोगों तक जॉब की सुरक्षा मिलेगी, रोटी मिलेगी और जीवन की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो एक तरह से यह भी पॉलिटी का हिस्सा है। दूसरा, स्टेट्स आस्क सेंटर टू रेन इन रिलायंस ऑन सरचार्जेस सेस व्हाइल रेजिंग रेवेन्यू। अब इसमें देखिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग सम गवर्न्ड बाय द बीजेपी ऑन फ्राइडे अर्ज द सेंटर टू रेन इन इट्स रिलायंस ऑन रेजिंग रेवेन्यूज थ्रू सेसेस एंड सरचार्जेस दैट रिड्यूस देयर शेयर इन द डिवाइजेबल पूल ऑफ टैक्सेस। इसका कहना है कि देखिए सेंटर क्या करती है, स्टेट्स गवर्नमेंट का कंप्लेन है कि उस सरचार्जेज को बढ़ा लेती है और सेस को बढ़ा लेती है, उपकर को बढ़ा लेती है, सरचार्ज को बढ़ा लेती है, टैक्स को नहीं बढ़ाती। अगर टैक्स को बढ़ाएगी तो स्टेट को शेयर देना पड़ेगा, सरचार्ज और सेस को बढ़ाएगी तो शेयर नहीं देना पड़ेगा, इसलिए कृपया आप इसको बंद करिए। इस सेंटर स्टेट के रिलेशन की तरफ दिखा रहा है। अगर आपको सेंटर स्टेट या फेडरल सिस्टम पर लिखना हो, या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आपको लिखना हो, या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर लिखना हो, तो आप ये पॉइंट ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इंडिविजुअल फ्रीडम, कि सुप्रीम कोर्ट 6 गवर्नमेंट्स व्यू ऑन अलाउइंग सेम सेक्स मैरिज।
मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह विचार मांगा है कि भाई सेम सेक्स मैरिज को क्या अनुमति मिले, और उसी में दिया है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे साउट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सेज टू प्लीज टू अलाउ सोलेमनाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन है, तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में दुनिया में जैसे जैसे आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता जा रहा है, उसका प्रेशर हमारे ऊपर भी पड़ता जा रहा है। सेम सेक्स मैरिज अब दुनिया में एक स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। परंतु पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के स्टूडेंट को यह भी जानना चाहिए कि यह मांग सुप्रीम कोर्ट से क्यों आई। होना तो चाहिए कि एजुकेटिव इस मांग को उठाए। तो ये नौबत आ रही है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को ये एक्टिविज्म लेना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव बॉडी और एजुकेटिव बॉडी वहाँ पर पहल इस तरह की होनी चाहिए इनकी तरफ से, या इन मुद्दों पर विचार करना चाहिए, इस पर कमेटी फॉर्म होनी चाहिए। बट इस तरह के छोटी छोटी रिड्रेशल के लिए लोग कोर्ट के पास ही जाते हैं। तो थोड़ा सा हमारे जो लेजिस्लेटिव बॉडी और एजुकेटिव बॉडी है उसको ज़्यादा एक्टिविज्म मांगता है, ताकि सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा एक्टिविज्म ना करना पड़े। अब स्टेट्स आज सेंटर टू ये हो गया। एक मैंने न्यूज़ बीच में देखा था, व्हिच आई एम जस्ट रिकॉलिंग, कि वो भी एक उसमें ये था कि एक खास स्टेट महाराष्ट्र के लिए न्यूज़ दिया था कि भाई उनको जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए एक तरह से जो डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे उनके लिए वोटर लिस्ट में नाम लिखवाना आवश्यक है। तो अब इस तरह का जो न्यूज़ है ये वास्तव में बताता है, ये 4-5 ऐसी चीज़ें मिली जो पॉलिटी के प्रोग्रेस को दिखाती है। तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी है वो आपके बुक्स में ही कैद नहीं है, वो आपकी डेली ट्रैवल करता है। एंड आप एक कॉन्शियस सिटीजन और प्लस एक कॉन्शियस स्टूडेंट जिनको एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करना है, इन बातों पर आपको नज़र देना चाहिए। तो आज चलिए फिर हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे, और आप लोग इस दिन को याद रखें, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक आप एक बुद्धिजीवी होने के नाते संवैधानिक साक्षरता को पहुंचाएं। तो हमारी शुभकामना के साथ आज इतना ही, फिर किसी दूसरे लेक्चर में।